और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक फूड ब्लॉग जिसकी हमें सजेशन दी है एक तो अभिषेक सिंह है और जो दूसरी ईमेल हमें रिसीव हुई है वो ये अभिषेक रिकी से। तो मुझे पहले लगा कि अभिषेक हैं दूसरे भी, लेकिन ये कि उनका जो ईमेल था उसमें अभिषेक नाम लिखा था। और अगर मैं गलत हूँ और अभिषेक नाम है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि जो स्पेलिंग्स लिखे थे मतलब उसके मुताबिक अभिषेक बनता था। और अब टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है स्ट्रीट फूड इन वाराणसी अल्टीमेट 18 और ओल्डेस्ट इंडियन स्ट्रीट फूड टूर इन बनारस इंडिया। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग मैं व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मेरा जायके का सफर इस बार मुझे ले पहुंचा है हिंदुस्तान के सबसे प्राचीन शहर बनारस। गंगा के घाट के किनारे बसे गलियारों से बुने इस शहर के कई फंदों पे सदियों पुराना जायका आज भी परोसा जाता है, और उन्हीं फंदों की 12 मशहूर गांठें आज हम अपनी जुबान से खोलेंगे। और सुबह बनारस की इस पहली दावत में आपका खैर मकदम है। देखिए ये वाजवान कश्मीर। एक दिन ख्वाब में बनारस का एक मंजर सा कौंधा, जैसे काशी की गलियां मुझे बुला रही हैं। हालांकि मैं कभी बनारस गया नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों माजी के ये मंजर सच से लग रहे थे। अच्छे शॉट लिया है ना। अब हम नहीं लेंगे ऐसे वाले शॉट। और उसी सच की तलाश में अगले ही दिन मुझे जो ट्रेन मिली उसी में बैठ के मैं दिल्ली से पहुंच गया शिव की नगरी, हिंदुस्तान के आस्था की राजधानी वाराणसी। लग भी नहीं रहा था कि स्टेशन है। ऑटो हो गया है। गंगोत्री से पैदा हुई गंगा का सफर 3000 सालों से आबाद इस शहर से गुजरता है, जिसके पहले संगम पे वरुणा और दूसरे संगम पे 80 नदी का मेल होता है। और इन्हीं दो नामों को जोड़कर पैदा हुआ 84 घाटों का ये शहर वाराणसी। इसी काशिका में रोशन हुए कबीरदास और रविदास, तो यहीं तुलसीदास ने रामचरित्र मानस भी लिखी। यहीं से पूरे जग में चमका गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन का पहला उपदेश। तो प्रेमचंद की इसी नगरी में गंगा जमनी तहजीब की शहनाई बजाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने। सुर, संगीत, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, साड़ी और स्वाद के इस बेजोड़ संगम से रोशन काशिका में आज मेरी पहली सुबह है। तारों के पहरे के इस पहर में जब मैं 80 घाट पहुंचा तो काशी की ये आस्था यहाँ पहले से ही टिमटिमा रही थी। दीपक की रोशनी में झिलमिलाते इन सिरों के पीछे मैं सब कुछ बड़ी खामोशी से महसूस कर रहा था। 7 पत्थर की गुलाबी तख्तों पे 7 पुजारी जाफरानी कलबदार रेशमी लिबास पहने देवी गंगा को शुक्राना अदा कर रहे हैं, और मंत्रों के जाप पे घूमती इस आरती को गंगा आरती कहते हैं। आरती खत्म होते होते पूरा शहर जग चुका था, लेकिन एक सूरज था कि ठंड का लिहाफ ओढ़े मस्त सो रहा था। मेरी भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, इसलिए मैंने भी रिक्शा किया और सीधे पहुंच गया चौक। और ठटेरी बाजार के नाम से मशहूर इस गली में मैं जैसे ही दाखिल हुआ, राम भंडार आगे बढ़ेगा ना। हर मोड़ के बल पे सदियां टिकी हुई थी, जैसे एक पुरानी तस्वीर को मैंने अभी अभी हथेलियों से साफ किया हो। ठहरे हुए इस वक्त में मैंने बस 50 कदम ही बढ़ाए थे कि द राम भंडार से उठ रही घी की खुशबू ने मुझे थाम सा लिया। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ पे। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। सच बोलूं तो बाकी सभी जायकों के मुकाबले मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद यहीं से थी। राम भंडार 1888 में खुली थी। बहुत ज्यादा मशहूर है खैर राम भंडार, और ईश्वर का बुजुर्गों का आशीर्वाद है।
लेकिन 1887 की इस बेहद मशहूर दुकान उन्होंने पे तो 88 नहीं जब बोला। मुझे बस 2-4 कदरदान ही दिखे तो मुझे थोड़ी मायूसी सी हुई। मैंने रोड से ही 7 बाय 7 फीट के पर्दे से अंदर झांका तो जायके का सिनेमा बस शुरू ही हुआ था। जलेबियाँ। हाँ और भाप छोड़ती गरम कढ़ाई पे जलवा अफरोज थे इस पिक्चर के सबसे अहम किरदार गोलू। तो आप कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं? 1 साल हो गया आपको। आपका नाम क्या है? वो कितना अच्छा था। गुल्लू, आप भी बनारस से ही हैं? डस्टबिन इस्तेमाल करने में 1000 कीड़े को जुर्माना। अपने पैरों से फंसाए गोलू गोल आटे की लोइयों से गोल गोल पूरियां बेल बेल कर कढ़ाई में लगातार एक के बाद एक तैराते जाते। और जैसे ही ये पूरियां आधी पक जाती वो इन अधपकी पूरियों को एक छन्ने से छानकर अलग रख देते। जो पूरियां तली जा रही हैं वो देसी घी में तली जा रही हैं। मेरी जुबान से दोबारा पूरी जैसे ही निकला इस फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे सही करते हुए टोका। इसके अंदर आटे के अंदर उड़द का दाल हम लोग जिसको पीठी बोलते हैं, इस वजह तो से वो कचौड़ी हो गई। पूरी प्लेन होती है। तीसरी पीढ़ी के गुप्ता जी के खुद के कंधे झुके हुए हैं, लेकिन 135 साल पुराने नाम की शान आज और जवान मालूम होती है। वो बड़ी सभ्यता से धीमी आवाज में निगरानी करते करते जायके का टिकट भी काट रहे थे। से बनी है सारी। अच्छा, ये पहले वो हाफ कुक करते हैं ना, इधर उसको भीड़ बढ़ने दोबारा लगी इसमें भी। तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। अब कढ़ाई में एक साथ 4 की जगह 10 कचौड़ियां एक साथ खस्ता होने लगी। ओ तो मेरा कैमरा दूसरे किरदार की तरफ घूमा जिसकी जिम्मेदारी सब्जी के साथ कचौड़ियां परोसने की भी थी। इधर खस्ता कचौड़ियां जैसे ही पहला कारीगर कढ़ाई से छानता, ये साहब एक पत्तल पे 2 फूली हुई कचौड़ियां रखते और भाप देख रही तैयार थी, इन्होंने हाथ से करते। वैसे ऊपरी press किया पत्तल है। बहुत बड़ी झटकता, पैड़ी वो उसमें पड़ती डाले है हाथ आलू पे और चने की उसकी। खुशबूदार रसेदार गाढ़ी सब्जी, हरी खट्टी चटनी, मीठी लाल चटनी और ऊपर से कसी हुई मूली में गुमनाम गाजर के लच्छे ऊपर से टिका के प्लेट आगे बढ़ा दी। तो यहाँ पहले भी टेस्ट किया है? नहीं नहीं, वो वीडियो देख देख के घूम रहे हैं यार। आप लोगों की वीडियो देखते हैं। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल है। जलेबी। और ये वो जलेबी है। डिफरेंट है यार। हाँ इतने में जलेबियों के भी कई ऑर्डर्स एक साथ आए तो रुमाल नुमा मोटे कपड़े से पहले कारीगर मैदानी से फूल नुमा छल्ले छन्ने के ऊपर ही बनाने लगा। मजा आता है जलेबी बनते हुए उस पर देखेगा ना। जलेबी उतरती है। जी जी जी, जगह हमारे पास शॉर्टेज है, इसलिए हमने इसी पर निकालते करते हैं। रहे। जलेबियों के इस जाल में जब जाले पड़ गए तो उन्हें कचौड़ियों जितना ही खड़ा किया और जाफरानी रंग की इस चाशनी में इतनी डुबकियां लगवाई कि इस जलेबी पे भी बहुत खूबसूरत नारंगी रंग चढ़ गया। ज़ाफ़रान। देखते ही देखते द राम भंडार का शो हाउसफुल हो गया और गोलू जी की रफ्तार चौगुनी हो गई। लेकिन वो पूरी महफिल बगैर रुके थमे अपने हुनर के जलवे से संभाले रहे। मेन चीज गरम मसाला होता है। जी, अपना रेसिपी है, उसी को अब गरम मसाला तैयार करते हैं और उसको उसी से हर सब्जी वगैरह में ये डालते वो हैं। जो बगैर उसके बहुत करते हैं ना। जबरदस्त खुशबू आ रही है और हम भी जायका लेते हैं राम भंडार की कचौड़ी, सब्जी और जलेबी का, जो यहाँ का बनारस का ट्रेडिशनल नाश्ता है। इंसान किसी चीज में संतुष्ट नहीं है। जब भीड़ नहीं थी तो मैं इस जगह को हल्के में आंक रहा था और अब जब भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है तो मैं अफसोस करने लगा कि मुझे कचौड़ियां पहले ही खा लेनी चाहिए थी। बेचैन और भूख से बेहाल में अपनी प्लेट का इंतजार करने लगा तो तकरीबन 10वीं प्लेट पे मेरा नंबर आया। मैंने शायद एक लम्हा भी नहीं गंवाया होगा और कचौड़ी और सब्जी का निवाला सब कुछ बटोरते हुए मुंह में भर दिया। 10/10। बहुत जबरदस्त, खुश हो बहुत गए। जबरदस्त। गोलू जी। वो जो मीठी और हरी चटनी है ना, उसका भी अपना एक
अलग सा मजा आ रहा है इसमें। व्याकुल मन तृप्त हो गया। सच में ये मोक्ष का जायका है। सुकून है। 60 रुपए पर प्लेट। मोक्ष का जायका। इधर मैंने दोबारा सब्जी लेके कचौड़ी समेटी, उधर कारीगर ने गोल कचौड़ियों को गाढ़ी चने की सब्जी के साथ परोसा। इंडिया में फीलिंग बहुत होती है ज्यादा, ना। हाँ मैं भी देख रहा हूँ। मैंने बड़ी उम्मीद से इस भरी हुई गोल कचौड़ियों का पहला जायका लिया। चखता हूँ इसका जायका कैसे है। Okay. 9.2। थोड़ा सा कम टेस्ट है। बहुत जबरदस्त है, लेकिन कचौड़ी ये भी 60 रुपए। की नहीं है। जलेबी के बगैर तो बनारस का नाश्ता ही अधूरा है। अरे वाह। ऐसे जलेबी देखिए छोटी छोटी करके देते हैं। छोटी है, खस्ता है, सोनी है। ओहो। कचौड़ी ना पेट भरा ना नियत। वाकई में ये बनारस का वो जायका है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जो गरम मसाले की जो बात कह रहे थे ना, वो सही कह रहे थे, वो उसका अपना बहुत जबरदस्त जायका है। बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये पूरा जो है ठठेरी बाजार है। जबरदस्त मकान, माहौल, दुकानें। ठठेरी का क्या मतलब हुआ? अलविदा लेके ठठेरी बाजार में ही मैं उस जायके की तरफ बढ़ा जिसके जाफरानी बुलबुलों का पूरा बनारस दीवाना है। और कूजे में कैद अच्छा, इस जायके के समुंदर को ये तो रबड़ी रबड़ी टाइप है ना। मलाई नहीं, ये मुझे बल्कि दौलत की चाट कहते जैसी हैं लगी। मलाइयों की इजाद काशी में ही हुई थी। Okay. सर्दी के मौसम में ग्वालों का तबका खौलते हुए दूध को गंगा किनारे ओस की बूंदों से पूरी रात ठंडा करते हैं, जिस वजह से घंटों मतने पर ये जादुई झाग पैदा होता है, जिसे बनारस में मलाइयों, कानपुर में निमिश, लखनऊ में मक्खन मलाई और दिल्ली में दौलत की चाट कहते हैं। ये थैंक यू। लेकिन मेरी जायके की दौलत बस 20 कदम लेते ही आ गई, जो है मार्कंडे सरदार की 150 साल पुरानी दुकान श्री जी। 150 साल। यार इस इंडिया में बहुत प्राचीन दुकानें दुकानें हैं। हैं। नमस्कार सर। बहुत ही ज्यादा पुरानी दुकान है आपकी श्री जी। वो देखिए ना, वो देखिए, वो बनाते बनाते एकदम जो है ना, और जो ट्रेनिंग दिए हाँ, कि समझिए कि ये तो बनारस में पहला चीज हो गया। हाँ, नहीं तो कोई इसको जानता नहीं रहा, न इसके कारीगर थे। आज भी बनारस में कम से कम हजारों लोग बेचेंगे, लेकिन जो टेस्ट, हाँ। क्वालिटी, वो ढूंढते हुए लोग यहाँ तक आते हैं। ढूंढते हुए आएंगे। ये मलैया शुरू हुए 70 साल हो गया बनारस में। हमारे क्या से स्टार्ट हुआ है, ऐसे लग रहा है तो बहुत फोम है बना ना, के देखकर इतना सॉफ्ट। फिर भी ऐसा बना नहीं पाएंगे। चॉकलेटी रंग की दुकान के सबसे आगे सजी 200 लीटर की लोहे की इस बड़ी सी कढ़ाई से मलाइयों बड़ी तेजी से खाली हो रहा था। ठंड में बनारस की सौगात पे दुकान के मालिक कुछ कुछ देर में पिस्ता और बादाम के तराशे हुए कतरों की बारिश कर जाफरान की बूंदों के ओस भी टपकाते हैं और कढ़ाई की धार पे दूध की एक धार मार के कढ़ाई का कोना साफ कर देते हैं। कितनी क्यूट ये थी जाड़े में बनता है 3 महीना। जितने ज्यादा ओस पड़ेगा उतने बढ़िया स्वाद रहेगा। और इसमें क्या क्या सामान डलता है दूध के अलावा? इसमें केवल इलायची, केसर, पिस्ता, बादाम, गुलाब जल बनता है। जैसे मक्खन मथाता नहीं है, हाँ। उसी तरह बड़ी बड़ी मछलियाँ इनसे मथाती है। हाँ। तो कुछ दिन आधे 1 घंटे बाद उसमें लेयर आती है मोटी मक्खन की, उसमें सैफरन, इलायची, केसर मिला के। ग्राहक जैसे ही आता उसको कुल्हड़नुमा इस बर्तन, जिसका बनारसी नाम पूर्वा है, उसमें इस झाग की गाढ़ी परतें काट के पूर्वे के पैमाने को बुलबुलों से ढक देते और उस पे बादाम, पिस्ता का खुरचन और जाफरान की तरी मार के दुकानदार ये जाफरानी जाफरान की जायका तरी। लगातार परोसा था। तो मलाइयों से हाँ, तो मलाइयों के बहुत शौकीन है। ठठेरी बाजार के कुछ निवासी इस अमृत का सेवन लगभग रोज ही करते हैं। उनके मुताबिक ये आंखों की रोशनी के लिए मुफीद है और ओस की बूंदों में अमृत के गुण हैं। मुफीद यानी हेल्थ फायदेमंद। बेनिफिट्स भी हैं इसके। बेचैन कर देने वाला ये जायका जब जबान पे पूरा उड़ जाता है तो दुकानदार उस पूरे पूर्वे को जाफरानी बुलबुलों के अर्क से भर देते हैं। यार मुझे ये बड़ा क्यूट लग रहा है जिसे वो डाल रहे हैं ना। ये मैंने यहाँ पे भी देखा बड़ी देर अच्छा, पहले। मैंने हाँ, नहीं कितने का देखा है? थी। 40 रुपये। खासे पे दूध वालों के 40 रुपए का पास बस। उसके बाद हंडी है, देखिए इसमें 500 ग्राम आता है। आधा किलो। ये कितना? ये ताजी मलाई है ये। केसर पड़ा है,
अरे वाह, क्या बात है। अब आप थोड़ा सा पहले खाइए। अच्छा, ये मलाई ऊपर से डलेगी। वाह भाई वाह। दुकान के मालिक ने मेरे पूर्वे में भी मलाइयों के बाद मलाई की एक परत बीच में छुपाई और बड़ा सा ठंडा पूर्वा मेरे हाथों में थमा दिया। कुल्लर को ना थैंक यू। मिलता है ये तो मुंह में डालो तो ऐसे घुल जाता। मैंने जैसे ही इसका पहला जायका लिया, बुलबुले उड़ से गए। देख दो के चार पहचान लेते चम्मच के बाद मेरे चेहरे की खुशी और आंखें फैलने लगी। खाने के बाद ये दूध देखिए फ्री। हाँ, ये सबसे अच्छी अच्छा। बात है। ये दूध हाँ, उसमें नहीं दूध दे वाले के पास मैंने देखा हुआ है। यार ये रही मलाई। मतलब मैं मलाई नहीं खा सकती, मुझे मलाई नहीं पसंद। वाह। लेकिन पूरा एहसास अधूरा सा लग रहा था। केसर भी, वाह भाई वाह। और जब दूध को मैंने होठों से लगाया तो रोम रोम गुदगुदा गया। 10 अब by जाके 10 मुझे सुकून मिला। वाह वाह वाह, इस जायके ने मुझे हैरान कर दिया। वाकई बस ये जन्नत का जायका है। धन्यवाद। यार वो बड़े वाले मटके का भी बताते हैं ना कितना। सैया बोलो तनिक ये जैसे उसकी वहाँ से नाम भूल गए। मैंने सोचा कुछ तो बात है इस इलाके में जो इतना सुकून महसूस हो रहा है। कहीं पुराने मकानों के कदमों पे सब्जी मंडी सजी थी, तो कहीं भगवान की तस्वीरों से रंगे गलियारे। आस्था में भीगा ये मोहल्ला मंदिरों के साए में आबाद था। कुछ लोग पूजा कर रहे थे तो कुछ पेट पूजा। यार वो क्या नाम था लड़की का? शिया जी? नहीं, मुझे तो उनकी आवाज लग हल्के रही है। कदमों से टहलते हुए मैं ये तिलिस्मी गलियां भेदते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि इन मसालेदार आलूओं पे नजर पड़ते ही मेरी राल सी टपक गई। और यहाँ परोसा जा रहा है छोटी छोटी हींग की कचौड़ियों का नाश्ता। चना और कचौड़ी, नाश्ता है सुबह का ये। और ये मसालेदार आलू, दम आलू मसाले। दम आलू मसालेदार। मुझे तो बनारस में छोटी छोटी पान बहुत कचौड़ियाँ खाते ये हैं यहाँ सब। इसका चलन है यहाँ पर। कब से लगा तो वो गाना भी तो है ना थे, खाई के पान बनारस वाला। छोटी सी इस रेडी पे बड़ी बड़ी मूछों वाले धर्मराज गुप्ता जी ये नायाब जायका इसी ठिये पे 20 सालों से मुस्कुराते हुए परोस रहे हैं। कचौड़ियाँ में खुद ही घर पे बनाते हैं आप? जी। अरे वाह। मैंने अपने लिए एक प्लेट मांगी तो रेड़ी के मालिक ने तिजोरी नुमा कैनिस्टर से 2 छोटी अशरफी नुमा कचौड़ियों को निकाल के एक चांदी की प्लेट में कुरकुरा दिया और ऊपर से डाली शोरबेदार आलू और काले चने की सब्जी, उसके ऊपर टमाटर की चटनी और लटपटे आलू और मटर की ये मसालेदार सब्जी ऊपर से सजा के आखिर में इन्होंने भी कसी हुई मूली ऊपर से टिका दी। कसी मूली। ठंड में आलू का अपना एक अलग ही जायका होता है, नए आलू का। और ये रही कचौड़ी, चने और आलू का साथ में लेते हैं। आलू में वाकई एक जादू सा था, मजा आ गया। काफी अच्छी रेटिंग है। वाह भाई वाह। ये जो छुपे हुए जायके हैं, 10 रुपए पर नहीं, इनका कोई नाम यार, नहीं, वो 20 साल से यहाँ बहुत पर कम है ना। ये जबरदस्त जायका परोसते हैं बनारस का। नहीं, तो बहुत थोड़े- जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। जायकों की तलाश में मैं कभी इस गली मुड़ता तो कभी दूसरी। थोड़ी देर में मैं काल भैरव मंदिर होते हुए आगे बढ़ा तो खुद को फिर से रोड जैसे मुझे लगा था हाँ, गलियों को देख के लग रहा था। कि काल भैरव मंदिर है। सुबह की चाय की तलब ने थका सा दिया था। मेरी इस बात से अब तो आप समझ ही गए होंगे मेरी अगली मंजिल कौन सी है। लक्ष्मी चाय वाले यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और चलने की मेरी हिम्मत है नहीं, इसलिए मैंने रिक्शे वाले भैया को रोका और रिक्शे में बैठ के आगे बढ़ गया। अच्छा, तो यहाँ पर अंदरून शहर में ऐसे रिक्शे होने चाहिए ना, यहाँ पर नहीं है।
उसकी सवारी किसी झूले की तरह कभी तेज भागती, कभी धीमे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे। वक्तनुमा इन गलियों के पन्ने पलटते हुए मैं घूम के वापस पहुंच गया चौक। जहां हर कोने में जायके बिखरे हुए थे, भीड़ टिमटिमा रही थी और बनारस जग के इन गुलाबी दहलीजों में कष्ट करने लगा। और इन्हीं गुलाबी इमारतों के बीच इस अंधेरे से गलियारे में सुर्ख कोयले बाहर से ही चमक रहे थे। जहां 70 सालों से उठती है सोंधे टोस्ट की खुशबू और चाय के भाप से धुंधला गई ये दुकान ही मेरी मंजिल लक्ष्मी चाय वाला है। लक्ष्मी चाय वालों को 2 हिस्सों में बांटते इस गलियारे में ही लोहे के 3 पतले पतले ड्रम नुमा भट्टियों में कोयले पूरी शिद्दत से दहक रहे थे, जिसकी एक भट्टी पे दूध कड़ रहा था तो दूसरे पे चाय, और सबसे अनोखी चीज तीसरी भट्टी पे सिक रही थी, जिसने सबसे पहले मेरा ध्यान खींचा, और वो था ये ब्रेड को कोयलों पर टोस्ट करने का अनोखा तरीका। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, स्मोकी टाइप। हाँ, कोने से रखा, वहाँ से रखा, जाली से ढका। लक्ष्मी चाय वाले की शुरुआत कब से हुई है? भैया आज 70 साल हो गया बस। और शुरू से ही टोस्ट और चाय बन रही है? यही आइटम। आपके पिताजी, उनका नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण टोस्टिया। कारीगर ने पहले तारों की इस जाल में 8 छोटी मगर सेहतमंद ब्रेड स्लाइसेस को एक साथ फंसा के कैद कर दिया, और पंखा हाँकने की हरकत को नकल करते हुए कोयलों की गर्मी को उनमें कैद करता रहा, तब तक जब तक उस पे एक सुनहरी परत नहीं चढ़ गई। तो ये टोस्ट कितने का है? 40 रुपीज का सर, मलाई वाला 60 का। और जैसे ही ब्रेड का दूसरा हिस्सा कुरकुरा हुआ, उसने सभी स्लाइसेस पे मलाई की एक दोहरी परत चढ़ाई और उस पे बर्फीली शक्कर चमकाते हुए मेरे कहे बगैर ही 2 स्लाइसेस मेरे हाथों में थमा के कहा, फौरन खाइए वरना मुलायम हो जाएगा। मैंने भी भट्टी की गर्मी के बगल में ही बर्फ से सफेद इस टोस्ट का दूधिया जायका लिया। अब देखते हैं छोटी सी ब्रेड में कितना जाएगा। 9.5। वाह, इधर मैं मलाई टोस्ट का लुत्फ ले ही रहा था कि इस दुकान के सबसे पुरानी कारीगर ने समेटते हुए चाय की तैयारी फिर से शुरू कर दी। और यहाँ तैयारी हो रही है साथ में चाय बनने की भी। यहाँ चाय बनाने का अंदाज बहुत सादा है। उसने खालिस दूध में इलायची और खास किस्म की चाय पत्ती डाल के कोयलों की भट्टी पे पकाना शुरू कर दिया। सेकंड टाइम है। कैसा लगा आपको यहाँ का एक्सपीरियंस? टोस्ट पसंद आया, चाय पसंद आई? और बोलती और तो मलाई टोस्ट या मक्खन वाला टोस्ट? मलाई वाला ज्यादा पसंद है। कैसी चाय? उधर इस पहले कारीगर ने फिर से 8 ब्रेड के टुकड़ों को बड़े तजुर्बे से आंच पे फिर से मुलाकात करवानी शुरू कर दी, और इन मुलाकातों का सिलसिला हजारों ब्रेड के टुकड़ों के साथ यहाँ रोज होता है, लेकिन जलता एक भी नहीं है। पुख्ता सुनहरा रंग लाने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है। देखने में आसान मालूम होता है, लेकिन है बहुत मुश्किल। बहुत पेशेंस वाला काम है। सही बात है। ओहो, इतना बड़ा। अमूल मक्खन भैया का सफेद मक्खन, देसी मक्खन, वो अपना बनाया हुआ है। इस बार इस कारीगर ने नई हरकत की और ब्रेड की सौंधी परतों के बीच एक चाक लगा के उसने ये सफेद मक्खन से ब्रेड के पेट को पूरी तरीके से भर दिया। एक्सपीरियंस चाहिए। कुछ स्पेशल करेगा क्या? आगे की भी धार है क्या इसमें? पूरी परत है वो पूरी तरीके से सोने नहीं की गई है, लेकिन हाँ सुनहरी हो गई है। अब इसके अंदर सफेद मक्खन डालने के बाद अब इसको जो है दोबारा टोस्ट करेंगे ताकि मक्खन जज्ब हो जाए और ब्रेड और कुरकुरी। तैयार होते ही एक बार फिर इन्होंने ऊपर से काली मिर्च का तड़का मार मेरे हाथ में ये भरवा दमपुख्त टोस्ट थमा दिया। चाय अभी भी तैयार नहीं, इसलिए मैंने इसका भी जायका फौरन ही लिया। 9.2। और ये इसके अंदर सफेद मक्खन डाल करके धीरे 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 तब तक सेकते हैं जब तक ये ऊपर की लेयर
कुरकुरी और खस्ता ना हो जाए। अमूल मक्खन 35 का है और व्हाइट मक्खन 40 का। ठीक। जो अंडरग्राउंड आपको खिलाए वो 50 रुपीज़ का है। यहाँ हमारे अभी भी आते हैं 30-40 साल से आ रहे रेगुलर। करीब हम लोगों को यहाँ बाल्य अवस्था से लेकर ये अवस्था तक आ गई। हम लोग कम से कम 30 साल के यहाँ काम करते। इनके पिताजी के समय के हम लोग कस्टमर हैं। इधर लुंगी वाले कारीगर ने एक टीपैन से चाय फेंटना शुरू कर दिया। बड़े इत्मीनान और तजुर्बे से बनती है ये सोंधी लक्ष्मी की चाय। लक्ष्मी चाय वाले के नाम से ये दुकान बड़ी मशहूर है। कोने कोने से लोग आते हैं। अभी तो कुछ नहीं है। सुबह आप 4 बजे आइए, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इतनी भीड़ आपको मिलेगी। बच्चों के राज्य में तो कुछ नहीं है, नहीं तो यहाँ 4-4 भट्टियाँ बड़ी बड़ी, ये मक्खन टोस्ट सेकने के लिए, पारोटी सेकने के लिए यहाँ पर 4-4 भट्टियाँ और कम से कम 8-8 नौकर लगते थे। एक हटता तो एक सेकता था, एक हटता था तो दूसरा सेकता था। इत्मीनान से चाय पीने की नियत से मैं दुकान की सीढ़ियां चढ़ बेंच पे बैठ गया तो पूर्वे में मेरी चाय भी परोस दी गई। मैंने चाय की पहली दमदार चुस्की ली तो कहीं मुझे सुकून मिला। जबरदस्त चाय भाई। चाय की चुस्कियों पे गुफ्तगू का सिलसिला कुछ देर यूं ही चलता रहा। फिर मैंने बनारस के इस पहलू से भी अलविदा लिया। मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर होते हुए मैं मणिकर्णिका घाट के पीछे अनगिनत गलियारों में जानबूझकर गुम सा हो गया। मैं सुध बुध खोए बनारस की इन गलियों से गुजरते हुए जाने कब कचौड़ी गली में दाखिल हो गया। कचौड़ी का तो पता नहीं, लेकिन मणिकर्णिका घाट की तरफ मैं जैसे ही मुड़ा ब्लू लस्सी का नीला बोर्ड मेरे सामने आ गया, जो थी मेरे जायके ये में जहाँ पे डिफरेंट टाइप की लस्सियाँ है ना। कचौड़ी गली में हमेशा रश लगा रहता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर एक कदम रख करके खड़े होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पतली सी इस दुकान में दाखिल होते ही सीढ़ियों से जुड़ी ऊंची सी नीले रंग से ढकी ब्लू लस्सी की दुकान में दुनिया भर से हजारों चाहने वालों ने इन नीली दीवारों पे पासपोर्ट साइज तस्वीरों से अपनी मोहब्बत की मुहर लगा रखी थी, जो यहाँ अब एक दस्तूर सा बन गया है। और ये सामने बड़ी सी तस्वीर है पन्ना लाल यादव जी की, जिन्होंने इस दुकान को 90 साल पहले शुरू किया था। तब ये दुकान पन्ना लाल यादव लस्सी वाले के नाम से जानी जाती थी। तो आखिर इस जगह का नाम ब्लू लस्सी पड़ा कैसे? ये सवाल मैंने बड़ी शिद्दत से लस्सी मत रहे इस दुकान की तीसरी पीढ़ी से पूछा तो पोनीटेल बांधे बड़े संयम से बैठे चंचल यादव ने ठहरने का नरम इशारा किया और लस्सी के कुल्हड़ों में रंगों का जादू भरने लगे। ये यहाँ बना रहे हैं ड्राई फ्रूट लस्सी। इन्होंने सबसे पहले दही की परतें अंदाजे से काट के इस स्टील के कलश में चीनी डाल भारी मतनी से बड़े इत्मीनान से मथा और सामने सजे पूर्वों में एक एक करके गाढ़ी लस्सी इन मिट्टी के कूजों में कमर तक भर दिया और साबुत काजू और बादाम के कतरनों से भर के सब कुछ एक साथ फेंट दिया और ऊपर बाकी लस्सी की तय लगा के एक परत रखी मलाई की। जाफरान छिड़क के फिर से बादाम, पिस्ता और काजू की ऊंची परत पूर्वे के सिर से ऊपर चढ़ा के आगे बढ़ा दी। तुम्हें ये लस्सी पसंद नहीं, लेकिन ये वाली मैं जरूर पीना चाहूंगा। Was it recommended by someone? Sorry? My friend, and she said you must come here because it's the best lassi around the world. Did you like it? I love it. ठीक इसी तरह बनाई जाफरानी लस्सी, अनार लस्सी के साथ साथ मिक्स फ्रूट लस्सी भी ये लगातार बड़े इत्मीनान और ठहराव से समय की परवाह किए बगैर किसी जौहरी की तरह एक एक नग संभाल के जड़ रहे थे। 150 लस्सियों के जायके से भरे इस मेन्यू को देते हुए चंचल यादव जी ने सिर्फ एक ही बात कही, इसकी तस्वीर मत खींचिएगा। एक हमारी कर दीजिए सैफरन लस्सी और एक कर दीजिए मिक्स फ्रूट लस्सी। उन्होंने पलक झपकते ही इस मेन्यू को मेरे हाथ से समेट दिया और फिर पहले ब्लू लस्सी का किस्सा परोसा। साउथ कोरिया
पिता की गर्ल आई थी, ठंड के मौसम में आई थी। पिताजी यहाँ पर बैठे हुए थे, उसने बोला कि इस समय तो लस्सी आपके यहाँ बिकनी चाहिए, ठंड में क्यों आप ऐसे बैठे हुए हैं। उसने अंदर आया, एक प्लेन लस्सी पिया उसने, और कलर ब्लू था। उसने अपने साउथ कोरिया में जाके साउथ कोरिया के गाइड बुक में नाम दिया ब्लू लस्सी शॉप। अरे वाह। जिसकी शोहरत साउथ कोरिया में इतनी फैली कि तब से ब्लू लस्सी शॉप के इस नीले बोर्ड पे कोरियन में भी ब्लू लस्सी लिखा जाता है, जिसे लोनली प्लैनेट से लेके नेशनल ज्योग्राफिक ने भी दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाई। मूवी एक्टर। अरे वाह, लवली। लास्ट मूवी यहाँ सनी देओल जब आया था, घातक पिक्चर की शूटिंग हुई थी इसी शॉप पर। सनी देओल के गुरु बने हुए थे कुश्ती के। अच्छा, अरे वाह। बड़े फख्र से चंचल यादव ये कहानी बताते हुए मेरी दोनों लस्सी के खाली पूर्वे बाकी ग्राहकों के साथ रख दिए। यहाँ कुछ कुल्हड़ों में बन रही है सैफरन लस्सी, तो कुछ में मिक्स फ्रूट लस्सी। खाली कुल्हड़ों को लस्सी से आधा भर इस नौजवान ने सफेद लस्सी के माथे पे गाढ़े जाफरानी रंग का तिलक 4 कुल्हड़ों पे लगाया और बाकी दोनों के लिए बगल में रखी इस नीली तिजोरी से अलग अलग रंग के कसे हुए फलों की ठंडी रंगीन तश्तरियां बाहर निकाली। मुझे इनके इस अनोखे अंदाज में थोड़ी हैरानी तो हुई जब इन्होंने अनार के दानों के साथ कसे हुए अमरूद, सेब, अनानास और पपीते के जाफरानी लच्छों के साथ लस्सी को फेंट दिया। वाह, देख के ही मजा आ गया। और जाफरान वाले कुल्हड़ में सब्ज पिस्तों के जादू से भर के उसे भी फेंट दिया। और मिक्स फ्रूट लस्सी के कुल्हड़ की गोलाई पे कसे हुए सारे फलों की एक रंगोली सी बनाई। इनकी कारीगरी पे मैं नजरें टिकाए सोच रहा था कि इतनी नजाकत और अदबो आदाब वाली लस्सी तो मैंने कहीं नहीं देखी। और उस पे अनार के दाने जड़ के बर्फीले नारियल का बुरादा डाल एक परत चॉकलेट पाउडर की भी चढ़ाई। पूर्वा हाथ में आते ही काफी बड़ा और भारी महसूस हुआ। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त जायका है। ये है जबरदस्त। मिक्स फ्रूट लस्सी 140। यहाँ पर मैंने काफी वक्त गुजारा क्योंकि राम नाम सत्य है का सत्य हर 5 मिनट में यहीं से गुजर रहा था। और सत्य की एक झलक के लिए डरे हुए कदमों से मणिकर्णिका घाट की तरफ बढ़ा, जिसे महाशमशान भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की एक मान्यता के मुताबिक भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती के कान का एक कर्णफूल इसी जगह पे गिरा था, जो फिर कभी नहीं मिला। इसलिए इस मणिकर्णिका घाट पे जलने वाली चिताओं को जीवन मृत्यु के चक्र से आजाद होकर मोक्ष की प्राप्ति का वरदान है। करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए धुएं के साये में लपटों से बहुत दूर जीवन के इस सत्य से मैं दूर से ही वाकिफ हो रहा था। और आस्था से लबरेज मुस्कुराते हुए इन चेहरों के बीच तकरीबन तीसरे पहर तक गंगा के इस घाट पे पानी को ताकते हुए ख्यालों की कुछ डुबकियां मैंने भी लगाई। तुझे ढूंढूं गुमसुम सा या फिर तुझ में ही गुम हो जाऊं, जो तू नारंगी हो तो मैं भी केसरिया सा हो जाऊं, तू बल खाए जिस मोड़ पे वो मंजिल भी बन जाऊं, तेरे इश्क में ऐ काशिए बनारस हर एक कतरा घुल जाऊं, हंसूं दौड़ूं उड़ूं तेरे इस ख्वाब में सब कुछ भूल जाऊं, तुझे ढूंढूं गुमसुम सा या फिर तुझ में फिर से गुम हो जाऊं, तेरे इश्क में ऐ काशिए बनारस हर एक कतरा घुल जाऊं। देने के बाद भी तुम संभाल नहीं पाओगे और हमारे ही आंचल में आकर के रोओगे। घाट की इस नायाब दुनिया के हर पहलू का लुत्फ लेते हुए मैं एक घाट से दूसरे घाट पे बढ़ रहा था
कि मेरी नज़र इस सुनसान और खामोश खूबसूरत गुलेरिया कैफे पे पड़ी। मैं यहाँ सामने से वॉक कर रहा था, शाम की वॉक, और इस वक्त तकरीबन 4:30 बज रहे हैं और मुझे यहाँ पर एक गुलेरिया कोठी की एक प्रॉपर्टी मिली है गंगा घाट के सामने। क्या खूबसूरत सा कैफ़े है, और पूछते हैं अभी कैफ़े खुला हुआ है कि नहीं। अच्छा, कॉफ़ी मिल रही है, कैपेचिनो दीजिए आप, ठीक है। मैंने सोचा इतने खूबसूरत कैफे से इतने खूबसूरत मंजर के बीच कॉफी तो बनती है। मैंने अपने लिए कैपेचिनो और पनीर सैंडविच मंगवाया तो वेटर ने सामने ही इस किचन में मशीन से फ्रेश कॉफी बनानी शुरू कर दी। कॉफी की भाप की खुशबू ने मेरे मन को इस ठंड में सहलाया तो उधर पनीर सैंडविच भी तैयार हो गया और मेरे बैठते ही नीली वेस्टकोट से सजे इस वेटर ने कॉफी मेरी टेबल पर परोस दी। मैं बैठकर गंगा को निहारते हुए जिंदगी की इस नेमत का लुत्फ ले रहा था। इतने में मेरे 2 सब्सक्राइबर्स मुझे वहां देखकर थोड़ा हैरान हुए तो मैंने कॉफी की दावत उन्हें भी दे दी। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाम अंकुश पांडे। बातों बातों के सिलसिले में जाने कब शाम हो गई और गुलेरिया कैफे की जुगनूनुमा लाइट भी जल गई और सूरज भी बुझने को तैयार हो गया। मैंने सबसे अलविदा लिया और तैरते हुए निकल पड़ा उस घाट की ओर जहां ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ के लिए 10 अश्वों की बलि चढ़ाई थी। तभी से इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया। सूरज के डूबते ही दशाश्वमेध घाट का भव्य रूप जगमगाने लगा और ये पूरा घाट गंगा आरती के लिए भीड़ से पूरी तरह घिर चुका था। आरती लफ्ज संस्कृत जबान के लफ्ज आरात्रिका से पैदा हुआ, जिसके माने अंधेरे को दूर करने वाली रोशनी है। इधर अंधेरा होते ही गंगा आरती रोशन हो उठी, जहां 7 पुजारी 7 तख्तों पर घंटों की ठनक पे मंत्रों का जाप करते करते आरती कर रहे हैं। ये गंगा आरती 5 तत्वों से पूरी की जाती है। गंगा नदी की ओर रुख करके सबसे पहले सुरा गाय के पूंछ से बने इस चावन को हाका जाता है, जो पहला तत्व आकाश की नुमाइंदगी करता है। फिर 7 पुजारियों ने मोर के पंख को एक ही लय में हिलाते हुए हवा के तत्व को शामिल किया। फिर 7 मंजिला दीपों की गंगा आरती को एक साथ घुमाते हुए अग्नि के तत्व को पूरा किया। अगरबत्ती से खुशबू घुमाते हुए गंगा के जल से पानी का तत्व और आखिर में फूलों की पंखुड़ियों की बारिश करते हुए जमीन यानी पृथ्वी के आखिरी तत्व के साथ गंगा आरती मुकम्मल हुई। अंधेरे की आगोश में मैं ठंड में सिमटता हुआ काशी के हर मंजर का लुत्फ लेते हुए अपने होटल की तरफ रवाना हो गया और पंचगंगा घाट पे उतर के मैंने कुछ कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए ही थे कि बनारस के इस मशहूर लेमन टी की भाप केतली से निकलती हुई दिखी तो मैं वहीं रुक गया। इसमें रखे हुए कोयले और ये बन रही है बनारस की मशहूर लेमन टी। बनाना तो काला नमक है, जीरा है, सब चीज है। इसका जायका बिल्कुल चाय की पत्ती वाली गरम शिकंजी का है, मजेदार और अनोखा। टेस्टबल। 15 घंटों के बाद घूमते घूमते मैं फिर उन्हीं गलियों से गुजरते हुए ठठेरी बाजार होते हुए वापस पहुंच गया चौक। मैं जा रहा हूं अब आराम करने, क्योंकि कल मैं आपको बनारस के उस पहलू से रूबरू करवाऊंगा जिसे बनारसी साड़ी कहते हैं। पहले ये जगह बर्गर किंग के नाम से थी, है ना? Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. और शगुन के इस सफर में कुछ और नायाब जायकों से मुलाकात हुई। इस सफर में आप जरूर शामिल कीजिएगा। तब तक के लिए सत श्री सलामस्ते। ये पूरा सेट कितने का हुआ? 1.25 लाख। And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.
भाई बात करें वाराणसी की तो वाराणसी जो नो डाउट एक बहुत एंशिएंट सिटी है, लेकिन उसके अलावा अगर वहाँ की एक तहजीब की, एक कल्चर की बात की जाए ना, तो बहुत, मैं कहता हूँ एक डाइवर्स है। आपको बहुत कुछ वहाँ पे जो है एक्सप्लोर करने को, देखने को, बेशक वो स्पिरिचुअली आप उसे कहें, बेशक वो टूरिज्म के लिहाज से कहें, दोनों लिहाज से बहुत कुछ है। वैसे आज की वीडियो मैं कहूंगी कि सिर्फ फूड ब्लॉग नहीं हम लोगों को लगा। आज की वीडियो में आपको डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन करने को दिखा है, फिर उसके अलावा गलियां, बाजार देखने को मिला है। और यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगी कि जो ब्लॉगर हैं उनका जो स्क्रिप्ट है और जिस तरीके से उनका अंदाजे बयां है वो कमाल का, बहुत मजा आता है। जो अल्फाज का वो चुनाव करते हैं ना, कमाल की। मुझे सब मतलब बीच में इतना मजा आ रहा था सुनने का कि आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं उन वर्ड्स पर। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही एक एक्स फैक्टर है जो कि इस, मुझे लगता है कि वीडियो को ना और ज्यादा अच्छा बना देता है। मैं जब देख रहा था ना वीडियो, तो मेरे ज़हन में ये चीज आ रही थी कि यार उनके वर्ड्स पे जो ग्रिप है वो कितनी अच्छी है, वो कितने अच्छे से चीजों को डिलीवर करते हैं। वरना मोस्टली जो है ना, हम क्या देखते हैं कि चीजें बस चल रही हैं और क्या नाम लेते हैं, या तो खुद ब्लॉगर बीच में बोल रहे हैं या पीछे जो है वो सिर्फ वॉइस ओवर उनका चल रहा है। लेकिन इनका मुझे जो है ना एक अंदाज व्लॉग बनाने का, थोड़ी सी गुफ्तगू खुद कर रहे हैं, फिर उसके बाद वॉइस ओवर चल रहा है उनका, फिर उसके बाद गुफ्तगू आ गई, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा जो है ना वो मजे की लगी। इनकी वो कहते हैं ना ऑडियंस को एंगेज करके रखना, वो वाली चीज लगी। और अब यहाँ पर बात करते हैं मैं फूड का। फूड मुझे लगता है कि आपको ऐसा फूड फ्यूजन नजर आता है ना इंडिया में कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या कॉम्बिनेशन जो है ना आप देख सकते हैं। पर मुझे खुशी ये हो रही है कि कुछ कॉम्बिनेशन चलो एटलीस्ट हम लोगों को पता तो है वीडियोस देख दौलत की चाट, ओह हाँ, उससे तो मैं बहुत खुश हुई थी दौलत की चाट पे। लेकिन उसके अलावा लस्सी वाली अगर हम बात करें, उस लस्सी के बारे में ही हम लोगों को पहले बताया था, क्योंकि बनारस की ही हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी जिसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी कि लस्सी इस तरीके से भी बन सकती है। हमें तो भाई तब भी एक दो लस्सियों का पता था, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, या दोनों को मिक्स करके जो लस्सी बनती है। हाँ बस ये, इसके अलावा हमें जो है वो हमने वाराणसी की ही वीडियोस देखना शुरू की, जहाँ पर हमें पता चला कि भाई लस्सियों में भी बहुत ज्यादा जो है ना वैरायटी होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी सबसे पहले चाय की मौसम, क्योंकि चाय मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं पता नहीं क्यों, मैं चाय के मामले में ना मुझे लगता है मैं थोड़ी वो हूँ मौसम क्या कॉन्शियस। हाँ मतलब चाय मुझे अपने घर की वैसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद इसके अलावा एक और मुझे वैसे अपने घर की नो डाउट अच्छी लगती है, लेकिन उसके अलावा एक और जगह है लाहौर में जहाँ की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने वहां से नहीं पी, लेकिन मेरा ख्याल है इनसे बड़ी बहन, जो सबसे बड़ी बहन है, उन्होंने पी हुई है। उससे छोटी बहन को एक दिन मैं वहां पर लेकर गया तो थोड़ा टाइम जरा लेट हो गया था, तो बंद हो गया था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने चाय नहीं वहां से पिला सका। मुझे ऑफर नहीं की कि चलो मैं आपको चाय पिला। मैंने इन्हें कितनी बार कहा है वहां पर व्लॉग बनाने चलते हैं, नहीं कहा आपको, नहीं कहा, नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको वहां पे बड़ी बार का चाय पीते हैं, आपने कहा नहीं गर्मियों में, आपको कहता था पिछली गर्मियों में आपने कहा था मौसम सर्दी आएंगी फिर चलेंगे, मौसम सर्दी आएंगी फिर चलेंगे। तुमने कहा कि बहुत ठंड है अभी नहीं जाना, तुम झूठ मत बोलो अब। अच्छा मतलब हम दोनों अपने आप को कवर कर रही हैं। ठंड होती है फिर हम कहते हैं बहुत ठंड है, बट ये कि है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऐड हो जाती हैं। अब क्या क्या हम आपको बताएं, लेकिन ये कि है जो टोस्ट वाला था ना, जो वो मैं जरूर खाना चाहूंगी। वो मुझे लगता है कि लाइक वो बहुत इसके जब उन्होंने खाया भी तो क्रंच सा आपको। मुझे तो सबसे अच्छा और सबसे डिफरेंट टोस्ट लगा जहाँ पर उन्होंने वो ब्रेड को बीच में से काट के अंदर बटर डाला और फिर उसे जिस तरह क्रिस्पी उन्होंने बनाया, वो मेरे वाकई। हाँ, वरना आप ब्रेड में यूं आप वो मारते ना, वो बेशक हम जैसे नाड़ी बंदों से वैसे ही खराब हो जाए। उन्होंने पहले उसको थोड़ा सा गर्म करके सेक के फिर उसके बाद उसमें डाला। हाँ, और अच्छा बीच में मुझे एक बड़ी खुशी हुई कि जो उन्होंने जो एक पीछे भजन एक जगह थोड़ा सा यूज किया था, वो मैथिली की आवाज थी, मेरे ज़हन में इनका नाम नहीं था बारा, तो मुझे उस टाइम याद नहीं आया। लेकिन बाद में जो है मैंने फिर यूट्यूब पे जो है सर्च किया, तो वो फिर उनका जो है नाम मेरे सामने आया। फिर उनका जो
है भजन वाली, वो मैंने उनकी थोड़ी वीडियो चलाई, फिर ईमान दिन का, हाँ इन्हीं की आवाज है। और अच्छा, मैं पहले वाली जो पूड़ियाँ मैं उनकी बात करना चाहूंगी, वो भी मुझे बहुत मजे की लगी। और इंडिया में ना फिलिंग बहुत भर भर के देते हैं भाई, मैंने ये चीज देखी है, चाहे स्ट्रीट फूड है या फिर वैसे फाइन डाइनिंग में तो हमेशा कम होती है, तो उसका तो मुझे पता है, लेकिन स्ट्रीट फूड में मैंने देखा भाई बहुत भर भर के खाना दिया जाता है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है कि कोई भी शॉप 50 साल से नीचे तो है नहीं, 50 साल से ऊपर ही है, 70 साल 80 साल ऐसे ही है, 100 साल 150 साल, इतने साल पुरानी आपको जब मतलब शॉप्स देखने को मिलती है ना, तो आपको मुझे लगता है इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, पता है क्या मजे की बात है, पहले ना मैं यहाँ पर देखा करती थी कि ना कहीं किसी दुकान पर लिखा होता था मनोरंजन के, हाँ कि इतनी पुरानी है, तो मैं कहती थी ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी पुरानी कैसे चल सकती है दुकानें। बट अब आइडिया होता है कि हाँ, मतलब ये मैं तब की बात करी जब मैं छोटी बच्ची थी। बिल्कुल होता है यार। और दूसरी जो है ना, मुझे जहाँ पर पूड़ियों वाली दुकान थी वहां पे मुझे दो चीजें जो है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वो पूड़ियों का हाथ से एक दो जगह प्रेस करे ना भाई, वो मैं कहता हूँ इनकी हिम्मत है, वो जो सेका लगता है ना वो बहुत बुरा होता है, आपको आर्ट एनोड, और आपको छाले बन जाते हैं हाथ में पानी वाले, अगर आपको याद हो। फिर उसके बाद एक और शॉप की मुझे बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने जो है अगर आप डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते, इधर उधर चीजें फेंक देते हो, तो आपको कितने का जुर्माना होगा? 1000 रुपीज का आपको जो बिल्कुल, इंडियन 1000, हाँ इंडियन 1000 बन जाएंगे। हाँ देखिए 2200-2300 तक बन जाएंगे, तो आपको जो है जुर्माना होगा। ये चीज मुझे जो है काफी अच्छी लगी कि लोग जो है वो डस्टबिन का इस्तेमाल करें, जब वो रखी हुई है तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। फिर और ये हर शॉपकीपर की मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद मुझे वाराणसी शहर की जो है ना एक और चीज बहुत अच्छी लगी है, शायद वो मुझे ही अच्छी लगी है, कि जो है ना घर जो थे पुराने वो बड़े मेंटेन करके रखे हुए थे। आपको ही नहीं अच्छी लगी, वो हम लोग को भी अच्छी लगती है। और यही खूबसूरती है कि जिस तरीके से उनको इंटैक्ट रखा हुआ है, और जो घाट है उनकी तो अपनी खूबसूरती है। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज जो इस वीडियो में जो कि इंफॉर्मेटिव भी थी, मैं कहूंगी कि फूड ब्लॉग के साथ साथ कि जो आरती उतारी गई उसमें जो 5 तत्व के बारे में जिक्र किया गया, इससे पहले हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, किसी में इस चीज का जिक्र नहीं किया गया था और ना ही बताया गया था, लेकिन इस वीडियो में बताया गया और मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं, कुछ नया हमें सीखने को मिला है। सही बात है, वो ऐसे हमने जितनी भी वीडियोस देखी उसमें हमें नहीं था किसी में जिक्र मिला, तो ये चीज हमारे लिए इसमें नहीं थी। अच्छा, एक और चीज जो है वो कचौरी वाली, कचौरी 10 रुपए की थी, वो इन्हें बहुत सस्ती लग रही है 10 रुपए वाली कचौरी। उनको थोड़ा ज्यादा चार्ज है 10 रुपए। देखो मेरी बात सुनो, बाकी हम लोगों ने देखा ना, ठीक है मुझे उसकी प्राइस ठीक लगी है, देखो लेकिन वो कितनी सारी चीजें डाल रहे हैं, घर से बनाकर भी लेकर आ रहे हैं, तो 10 रुपए बहुत थोड़े हैं। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि थोड़े से उन्हें दाम बढ़ाने, 20 रुपए कर लेने चाहिए। 20 रुपए कर लें, ठीक है, 10 रुपए मुझे लगता है कि बहुत कम है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है जो लस्सी वाली शॉप है उसके अंदर की मैं बात करूँ ना, वहाँ पे जिस तस्वीरें लगी हुई थी ना, यानी कि जो बंदा है वहाँ पे अपनी तस्वीर लगा सकता है, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग आइडिया लगा, ये अच्छा भी लगा कि हम भी एक कैफे स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे नॉट अ बैड आइडिया, मैं भी ये सोच रहा था जो भी आए अपना पिक्चर लगा के जरूर जाए, पिक्चर हम लोगों को देकर। सही बात है, वैसे ये जो है एक अच्छा आइडिया। फिर उसके बाद जो मणिकर्णिका घाट जो दिखाया है, तो वाकई मेरा ख्याल है कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका जो है ना खड़े होकर दिल जो है वो दहल जाता है, आपको जो है ना एक वो कहते हैं कि अंदर से खौफ महसूस होता है। क्योंकि जब आप किसी को, बेशक आप किसी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, बेशक आप किसी को दफना रहे हैं, वहां पर जब आप खड़े होकर वो एक सीन देखते हैं ना, तो आप अंदर से हिल रहे होते हैं, आपको फील हो रही होती है। वो तो ऐसा लगता है कि मतलब उन गलियों में पता नहीं रोज कितना इस तरह से मतलब लोग लेकर जाते होंगे, और अभी जैसे वो लस्सी ले रहे थे और उसी गली में से सारे गुजरते हैं। नो डाउट आपको फील वाकई में होता है, एक अलग किस्म की आपके अंदर मुझे लगता है कि उसका असर रहता है, एक वाइब उसकी बहुत डिफरेंट होती है। बट द सेम टाइम मुझे लगता है कि बाकी जो घाट हैं उन पर भी आपको एक डिफरेंट एनर्जी फील होती होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं ना एक और चीज पूछना चाहूंगी कि जो ब्रह्मा जी वाला मैंने भी पूछना था, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब जो 10 पता नहीं क्या उनके बारे में जो एक नाम लिया था, हाँ, कि वो क्या है, वो जरूर हम लोगों को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और बनारस से हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी हैं विभव, वो भी बनारस से हैं। आई होप विभव आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, और इसी के साथ वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।